Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, with reference to Chausat Yogini temple situated near Morena, consider the following statements. और इसमें से करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल built during the reign of Kachap Ghat dynasty, which is truly correct. And next correction was, its design has been raised to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. So both of these answers are correct. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर पूछा गया था आपसे व्हाट इज प्रोजेक्ट एलोरा। देखिए, रेयर इंडियन लैंग्वेजेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलोरा, या इसका ही अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो दैट इज एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस इन 2015। ये हमारे पास आया था। होगा क्या, अंडर दिस प्रोजेक्ट रिसर्चेस आर बिल्डिंग डिजिटल रिसोर्सेज ऑफ द लैंग्वेज, इन सबको कलेक्ट किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो एम सेट किया गया है और जो इसका पर्पज़ है, इट इज़ टू प्रिजर्व अ लैंग्वेज फॉर प्रॉस्पैरिटी so that users of these language can participate and interact in the digital world. So ये बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने यहाँ पर लिया हुआ है। हम यहाँ पर बात करें तो इसमें जो छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं लाइक गोंडी, मुंडरी, इन सब को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि डिजिटल वर्ल्ड में आपको इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिले। चलिए बात कर लेते हैं कुछ लैंग्वेजेस को जिसमें से इंक्लूड किया गया। फर्स्ट इज गोंडी। गोंडी की अगर हम बात करें तो ये एक साउथ सेंट्रल द्रविडियन स्पोकन लैंग्वेज है जिसे गोंडी ट्राइब यहाँ पर बोलती है। बेसिकली अगर हम इसे देखें तो ये आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली हुई नजर आती है और इसको लिखा जाता है देवनागरी और तेलुगु स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो दैट इज मुंडरी। मुंडरी की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है और इसको मुंडा ट्राइब यहाँ पर बोलती है। बेसिकली अगर हम देखें तो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपको इसको बोलने वाले ज़्यादातर दिखाई देंगे और इसकी अपनी खुद की एक खास स्क्रिप्ट है जिसका नाम है मुंडरी बानी। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे देवनागरी, उड़िया, बंगाली और लैटिन राइटिंग सिस्टम्स में भी लिखा जाता है। एंड द लास्ट लैंग्वेज विच वॉज इंक्लूडेड हियर इज द इडू मिश्मी। ठीक है, इट्स इडू मिश्मी। सो इसको अरुणाचल प्रदेश और तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन और चाइना के आसपास आपको ये लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर तिब्बतन स्क्रिप्ट और इडू अजोरबा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस लैंग्वेज को जाना जाता है सुलिकटा, मिडू, मिंडरी और मिठू के नाम से। सो दिस इज हाउ कि आपको बताना है प्रोजेक्ट एलोरा क्या है। जिन लैंग्वेजेस को यहाँ पर इंक्लूड किया है आप थोड़ा सा जानकारी उनके बारे में भी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज आर्टिकल में क्या है। यहाँ पर पहला आर्टिकल बात कर रहा है, देखिए, स्पाई बलून्स के बारे में और ये न्यूज़ कल से खबरों में है। अब देखिए हुआ क्या है, आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कल कि यूएस ने यहाँ पर क्या किया, चाइना के एक सर्विलेंस बलून को यहाँ पर यूएस मिलिट्री ने मार गिराया है। ठीक है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट वीक भी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ने अक्यूज़ किया था चाइना को कि वो क्या कर रहा है, फ्लाइंग बलून्स यहाँ पर ला रहा है, एयर स्पेस में ला रहा है, स्पाई बलून्स को लेकर आ रहा है और यहाँ पर एक तरीके से निगरानी कर रहा है। लेकिन इसी के ऑपोजिटली चाइना से बीजिंग से एक रिस्पॉन्स आया जहाँ पे इन्होंने बोला कि जिस बलून की यहाँ पर बात की जा रही है और जिसको यूएसए क्लेम कर रहा है कि ये स्पाई बलून है, बल्कि एक स्पाई बलून नहीं था, ये एक सिविलियन एयरशिप था जिसका यूज़ किया जा रहा था मेट्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए। इवेंचुअली यूएस ने क्या करा, यहाँ पर इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए इस स्पाई बलून को शूट कर दिया। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, एक सेकंड सर्विलेंस बलून फिर से यहाँ पर फ्लोट करता हुआ नजर आया लैटिन अमेरिका स्काईज में। सो इफ वील से तो दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट दैट हैज अकर्ड एनीवेयर इन द कंट्री। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो आपको वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे जहाँ पर इस तरीके की चाइना की एक्टिविटीज़, ये सर्विलेंस बलून्स को मेट्रोलॉजिकल रिसर्च का नाम देकर निकालने की इंसिडेंट्स यहाँ पर देखे गए हैं। बट
नो अदर कंट्री टुक एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट, एनी काइंड ऑफ स्टेप, लेकिन यहाँ यूएसए ने इस बार क्या किया, फाइनली स्टेप अप करते हुए यहाँ पर इसको मार गिराया है, जिसकी वजह से एक नए तरीके का इशू हमें इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में देखने के लिए मिल रहा है। सो बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यूएस और चाइना के बीच में एक इशू हुआ है और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डेफिनेटली जब भी चाइना और यूएस के बीच में बात आती है, इंडिया कहीं ना कहीं आपको बीच में पिसता हुआ नजर आता है। एंड फॉर दैट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर स्पाई बलून्स। जब हम स्पाई बलून्स की बात करते हैं तो ये कोई नया टेक्टिक्स नहीं है। देखिए, ये एक एज ओल्ड मिलिट्री सर्विलेंस प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पर काम करते हैं, और जिसके पहले एविडेंस या पहला अगर हम बोलें एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अगर हमें देखने मिलेगी तो 18th सेंचुरी, यानी अगर हम बात करें 1794 के आसपास की यहाँ पर, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर में इनका यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, एक तरीके से ना बर्ड आई की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ना, आसमान में है एक बैटलफील्ड का बहुत अच्छा जानकारी यहाँ से मिल जाती है, पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। सो आप देख पा रहे होंगे ये एक बलून का शेप लिए होते हैं। यहाँ पर ये हीलियम फिल्ड बलून है जो आसमान में बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें एक सोलर पैनल लगा रहता है सो दैट इसको लगातार यहाँ पर एनर्जी मिले। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसमें कैमरा, रडार, सेंसर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मिलते हैं, और ये आसमान में घूमते हुए हमें ऐसे लगता है जैसे हाँ कोई एक बलून यहाँ पर जस्ट फ्लाई अप कर रहा है। पॉइंट इज दैट कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर आप बात करें तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट आपका 20 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जा सकता है, अप्रोक्स 65,000 फीट। कमर्शियल एयरलाइंस की बात करें तो दैट इज 40,000 फीट। लेकिन प्रॉब्लम कम्स जब हम बात करते हैं स्पाई बलून्स के बारे में, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई तक चले जाते हैं कि इनको कई बार डिटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 80,000 से लेके 1,20,000 फीट तक जा सकते हैं, जहाँ पर हमारे फाइटर और कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी नहीं पहुंच पाते। एंड दिस इज द रीज़न कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इशू क्रिएट कर देते हैं कि ये किसी भी स्टेट के ऊपर या कंट्री के ऊपर से जब गुजरते हैं तो उसका एक पूरा मैप दूसरी कंट्रीज को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर हम ऐसा बोलने की कोशिश करें तो देखिए, एक तरफ तो ये बलून्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो एक तरफ सैटेलाइट्स हैं जिनकी इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड बलून्स की कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशंस देखने के लिए मिलती है। ठीक है, लेकिन ये आज की डेट में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ अगर हम देखेंगे तो मिलिट्रीज में होता है ना, क्योंकि कई बार ये अनडिटेक्टेबल होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई नॉर्मल बलून यहाँ उड़ता हुआ जा रहा है। वहीं अगर हम देखें तो बलून अगर कहीं से उड़ता हुआ जा रहा है तो वो कोई डायरेक्टली कोई स्ट्रेस यहाँ पर क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर ड्रोन हमें दिख जाए तो वो कहीं ना कहीं एक इशू सा क्रिएट करने लगता है। अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो एक सैटेलाइट या ड्रोन्स में मिलियंस यहाँ पर खर्च हो जाते हैं, डॉलर्स आ जाते हैं इन्हें बनाने के लिए, और एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। वहीं अगर हम हाई एल्टीट्यूड बलून्स की बात करें तो दे आर कंपैरेटिवली वेरी चीप and they are very easy to launch and even control. So, moreover, if we talk to unlike the satellites, which are at much higher altitudes and moving at incredible speed, other than that, spy balloons have the advantage of being able to hover around at lower heights, thus providing better quality image as well as more time to gather intelligence in that particular area. And this is the reason why countries, and especially China, when we talk about it, is still do this kind of थिंग, और जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं एक टेंशन यहाँ पर वर्ल्ड में होती हुई नजर आ रही है। So next article, which is again in the news, and we have discussed this particular topic multiple times earlier also, but again it is important for GS paper 3 science and technology. बात यहाँ पर की जा रही है डीप वॉइस फेक्स की। जब हम डीप फेक वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, डीप फेक का मतलब किसी भी चीज़ का फेकनेस इतनी गहराई तक करना कि उसकी रियलिटी और उसके फेकनेस में डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करना यहाँ पर बंद हो जाए। देखिए, ये मुद्दा कहाँ से गरमाना शुरू हुआ, 29 जनवरी को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज लाइक एमा वॉटसन, जॉग रेगन, बेन शैपिरो, इन सब के डीप फेक ऑडियोज यहाँ पर रिलीज हुए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट, अब्यूजिव एंड वायलेंस कमेंट किए जा रहे थे।
रिजल्ट यहाँ तक प्रॉब्लमेटिक था कि आप अगर इन डीप वॉइस फेक्स को सुनेंगे और ओरिजिनल वॉइस अगर आप इनकी सुनेंगे तो इसमें डिफरेंशिएट करना इज एक्चुअली वेरी इम्पॉसिबल। एंड मोर ओवर ये जो डीप फेक्स हैं यहाँ पर, ये आपको पर्सन की कंसेंट के बिना ही यहाँ पर लिए जाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट आर डीप फेक्स। जब हम वॉइस डीप फेक की बात करते हैं तो ये बिल्कुल इतना क्लोज होता है जैसे किसी की मिमिक्री की जा रही है। ठीक है, एक रियल पर्सन की आवाज यहाँ पर निकाली जा रही है। सो बेसिकली दिस वॉइस कैन एक्यूरेटली रेप्लिकेट tonality, accent, cadence and other unique characteristics of the targeted person। मतलब इस एक्सटेंट तक यहाँ पर कॉपी किया जाता है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सो हो क्या रहा है, आज की डेट में लोग एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, रोबस्ट कंप्यूटिंग का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जनरेट करने के लिए सच टाइप ऑफ वॉइस क्लोन्स, या इन्हें हम सिंथेटिक वॉइस भी बोल देते हैं। कई बार इस तरीके की वॉइस को क्रिएट करने में देखिए बहुत समय भी लग जाता है। कई बार टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन जो एप्स होती हैं इनकी मदद से भी बहुत आसानी से इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हुई हमें दिखती हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कम्स कि भाई ये डीप फेक जब किया जा रहा है तो इसमें टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर जब डीप फेक आपको क्रिएट करना है तो आपको एक हाई एंड कंप्यूटर और पावरफुल ग्राफिक कार्ड्स, लेवरेजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत है। देखिए मुद्दा क्या है, आपको एक ओरिजिनल व्यक्ति यहाँ पर चाहिए एंड आई एम राइटिंग द ओ हेयर। देन आपको एक यहाँ पर क्या चाहिए पड़ेगा, आपको एक हाई एंडेड कंप्यूटर चाहिए पड़ेगा। ऑल राइट, ये एक एनकोडर की तरह यहाँ पर काम करेगा। मतलब इट विल लिसन द ओरिजिनल वॉइस, देन व्हाट इट विल डू, एक लेटेंट स्पेस में यहाँ पर ये जाएगा। मतलब ये क्या हो गया आपका एनकोडर एंड आई एम राइटिंग द ई हेयर। ये एक लेटेंट स्पेस में जाएगा, इट विल डू सम मॉड्यूलेशन और एक डिकोडेड वॉइस आपके सामने आएगी उसी सेम पर्सन की इमेज के ऊपर। सो नाउ दिस इज नॉट द ओरिजिनल वॉइस। इस सिस्टम ने क्या सुनी है, उस ओरिजिनल वॉइस को सुना है, इसे टोन पता है, एसेंट पता है, इसको पता है कहाँ पर व्यक्ति पॉज ले रहा है, किस तरीके के वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन वो कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ एक दूसरा यूजर बैठा है जो अपनी कुछ भी बात यहाँ पर एक बी पर्सन यहाँ पर बैठा है जो एक की जगह पर बातें बोल रहा है, लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है, ए पर्सन की आवाज में उसको डिकोड करके एक नया वॉइस जनरेट करता है। एंड दिस इज हाउ द डीप फेक वर्क्स। इनफैक्ट रादर देन डूइंग दिस मच, अब तो एआई टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। सो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है कि इनसे बहुत सारे थ्रेट हमें देखने मिलेंगे। डी फ्रॉड्स आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, दूसरी बात करें, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। इलेक्शन मैनिपुलेशन हमें होते हुए दिखाई देंगे। किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी यहाँ पर चुराना, उसको रेप्लिकेट करना इज अगेन नॉट करेक्ट। कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी को यहाँ पर भंग कर रहा है। स्कैम्स यहाँ पर हो सकते हैं। कई जगह देखिए आप, वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके डेटा को भी ब्रीच किया जा सकता है और रिजल्टेड इनटू आपको फाइनेंशियल फ्रॉड्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर चोरी हो सकती है। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर आपकी वॉइस के थ्रू आपकी डिवाइसेस ऑपरेट करती हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक्स भी हैं जो आपकी वॉइस के थ्रू क्या करते हैं, आपके पासवर्ड्स को जनरेट करते हैं और आपके अकाउंट की डिटेल या बाकी इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पर शेयर करते हैं। व्हाट विल हैपन अगर ये डीप फेक पर कोई यहाँ पर काबू नहीं पाया गया, तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, स्कैम होना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होना, आइडेंटिटी थ्रेफ्ट होना, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी होना, इलेक्शन मैनिपुलेशन, भाई किसी भी व्यक्ति की आवाज़ है, कुछ भी बोल दिया और न्यूज़ में चला दिया। होता क्या है, सोशल मीडिया पे छोटी छोटी क्लिप्स वायरल हो जाती हैं एंड विदाउट इवन चेकिंग द फैक्ट्स लोग इन्हें फॉरवर्ड भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें इलेक्शन मैनिपुलेशन देखने मिल सकता है। सो द पॉइंट इज कि हमें इन डीप फेक्स वीडियोस को या डीप फेक्स पर एक लगाम कसना ज़रूरी है। डिटेक्ट करना, अगर हम डीप फेक वॉइस की बात करें तो एक हाईली एडवांस यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत हो जाएगी इन क्लोनिंग वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। वी मस्ट डेवलप सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू ब्रेक डाउन दिस स्पीच पैटर्न, background noise and other elements. Cyber security tools have yet to create foolproof ways to detect these audio deepfakes.
रिसर्चर लैब्स को यहाँ पर काम करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, एंटी फ्रॉड सॉल्यूशंस हमें लाने की ज़रूरत हो जाएगी कि क्या किया जा सके, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं रोका जा सके। इसी तरीके की कुछ हमारे पास सॉल्यूशन है, जिसमें से 3 मैंने आपको डिस्कस कर दिए। वाटरमैक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना, एमएफए दैट इज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एंटी फ्रॉड सॉल्यूशंस को यहाँ पर लाना होगा, जिसकी वजह से इन डीप फेक्स को हम कहीं ना कहीं काउंटर कर पाए। ऑलराइट, तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा, एक पूरा होलसोल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है आंसर राइटिंग के लिए। डीफेक क्या है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, वे आउट्स क्या हैं। तो देखिए ये आर्टिकल्स अगर आप अपने पास रख लेते हैं सीधा का सीधा, तो आपकी एक बहुत बड़ी मेहनत बच जाती है ना। आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या आपकी अप्रोच रहेगी और वे आउट क्या रहेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 इंटरनल रिलेशंस। देखिए हुआ क्या है, अगर हम बात करें तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर की अगर आप बात करें, और स्पेशली अगर आप बात करें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लाइक राजौरी और पुंछ सेक्टर की यहाँ पर बात करें, तो इन एरियाज में आप देखेंगे कि जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं ये लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड है, जो आपके विलेज डिफेंस कमिटीज़ की एक रिवाइवल की यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें विलेज डिफेंस कमेटी में कुछ रिवाइवल्स लाने की ज़रूरत है। पहले समझ लेते हैं वीडीसीज की। जब हम विलेज डिफेंस कमेटी की यहाँ पर बात करें तो आखिर ये क्या है। जब हम मिड 1990s की बात करते हैं तो ये वो टाइम है जब आपको दोदा डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर में एक सेटबैक देखने के लिए मिल रहा था, और जिसका रिजल्ट हुआ एक जो फोर्स्ड मल्टीप्लायर्स हैं उनके अगेंस्ट एक मिलिटेंट अटैक्स, और इससे बचने के लिए एक वीडीसी ग्रुप या फिर विलेज डिफेंस कमिटीज़ को बनाया गया। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये विलेज डिफेंस कमेटी में आपके बहुत सारे जो लोकल लोग होते हैं, जो प्रीवियसली सर्विसेज में हो चुके होते हैं, एबल्ड मैन होते हैं, दे हैव गुड फिजिकल स्ट्रेंथ, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है और इनको वेपन्स की ट्रेनिंग ली जाती है। अगर हम बात करें दी देन जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन that time in 1990s basically they decided to provide resident of remote hilly villages with weapons and give them arms training to defend themselves, क्योंकि बॉर्डर के पास ये रह रहे हैं, सो who's gonna protect them। डिसाइड ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीडीसीज को अपॉइंट किया जाए। वीडीसीज लोकल लोग होंगे, इन्हीं बॉर्डर एरियाज के आसपास देखने के लिए मिलेंगे, और इनको ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर डिफेंड देमसेल्फ इन द वेपन्स। लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, ये जिन वीडीसीज की हम बात करें इनका नाम बाद में चेंज हो गया और ये बन गया विलेज डिफेंस गार्ड, दैट इज वीडीजी। सो एक नई स्कीम यहाँ पर सेटअप की गई है वीडीजीज के लिए इन वल्नरेबल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और डिसाइड किया गया है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने डिसाइड किया था मार्च के एंड में कि ये क्या करेंगे, वीडीजीज को जो सिविलियंस को हैं इनको यहाँ पर गन्स प्रोवाइड करेंगे, एमिनेशन प्रोवाइड करेंगे टू टैकल द मिलिटेंट्स इन केस ऑफ अटैक। देखिए कई बार बॉर्डर एरिया पे क्या हो जाता है, सडनली अटैक हो गया फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पर अभी सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी नहीं पहुंच पाई, सो हुज गोना प्रोटेक्ट दीज विलेजेस। रिजल्ट क्या होता है, ये जो विलेज डेवलपमेंट डिफेंस ग्रुप गार्ड्स जो होते हैं वीडीजीज, इनको यहाँ पर प्रॉपर एम्यूनेशंस दिए जाएंगे, गन्स दिए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी कि इन केस ऑफ एनी अटैक, जब तक आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंच जाती, ये वीडीजीज क्या करेंगे, इन अटैक से यहाँ पर अपनी खुद की सुरक्षा करेंगे। एंड अंडर दिस न्यू स्कीम द पर्सन लीडिंग द वीडीजीज विल बी पेड 4500 per month by the government, while others will get 4000 rupees each। एक तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, लोगों को प्रोत्साहन भी देने की कोशिश कर रही है बाय द मॉनिटरी बेनिफिट, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन ज्वाइन द वीडीजीज ग्रुप। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये वीडीजीज आखिर इनको लीड कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो एसपीओज होते हैं, जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये इन वीडीजीज को क्या करेंगे, आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे। जब हम एसपीओज की बात करते हैं तो ये लोएस्ट रैंक होती है इन द जम्मू कश्मीर पुलिस, जो यूज करती हैं ये, मतलब दिस यूज टू बी रिटायर्ड आर्मी, पैरामिलिट्री और द पुलिस पर्सनल। वीडीजीज यहाँ पे फंक्शन करेंगे अंडर डायरेक्शन ऑफ द एसपीज
SSPs of the concerned district. And during the peak of any militancy in most part of Jammu division, the VDCs played सिग्निफिकेंट रोल, है ना। ऐसा पहले भी देखा गया है कि जो वीडीसीज हैं या वीडीजीज हैं, इन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पर रोल प्ले किए हैं। हालांकि इसकी वजह से इनको कई बार इस तरीके के एलिगेशंस भी देने पड़े हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन के बहुत सारे इल्ज़ाम इनके ऊपर आए हैं कि भाई प्रोटेक्शन की आड़ में या गवर्नमेंट की तरफ से पार्ट लेते हुए ये लोग जो लोकलाइट हैं उनके साथ एक गलत तरीके का बिहेव करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों के मर्डर कर देते हैं। इनफैक्ट रेप और एक्सटॉर्शन जैसे बड़े चार्जेस भी इन पर लगाए जा चुके हैं। अब देखिए इस तरीके का एक इंसिडेंट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका हम समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सलवा जुदुम करके यहाँ पर क्या किया गया, नक्सल प्रोन एरिया। सो हेयर व्हाट हैपन, एक पॉलिटिशियन ने क्या किया, इनको यहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड किए, किसको, एक कोया ट्राइब को, ठीक है। बाद में यहाँ की जो स्पेशल पुलिस फोर्स थी, इन्होंने भी किसको ट्रेनिंग दी थी, इन कोया ट्राइब्स को, ठीक है। सो उसकी जगह पर इन्हें क्या भी दिया जाता था, इन्हें कुछ रेम्यूरेशन भी दिए जाते थे, इंसेंटिव्स भी दिए जाते थे, आर्म्स एम्यूनेशन और वेपन भी दिए गए इस कोया ट्राइब को। लास्टली क्या हुआ, आप देखेंगे तो ये पूरे सलवा जिदम के एरिया में ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि आप एक नॉर्मल एक सिविलियन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉ ऑफ द लैंड को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे हमारे आर्मी पर्सनल्स या पुलिस पर्सनल यहाँ पर करते हैं। रिजल्टेड इनटू जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे उनका मिसयूज होने लगा, जो वेपन्स इनको दिए जा रहे थे, जो आर्म्स एंड अम्यूनेशन दिए जा रहे थे, उनका भी यहाँ पर मिसयूज हमें देखने मिला। अगर हम यहाँ पर ऑथर के व्यू पॉइंट की बात कर लें, अब बात करें कि ये क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, तो इनका बोलना है कि एक तरफ अगर हम बात करें वीडीजीज के हमें बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, तो देखिए दूसरी तरफ हमें कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। रिजल्ट क्या हो जाता है, स्टेट पॉलिसीज अब ऐसी हो जानी चाहिए जो एम करे मिटिगेट करने दीज इन जो नेगेटिव इश्यूज हो जाते हैं इनको मिटिगेट करने के लिए काम करें। ऑल राइट, दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है जो भी हमारी प्रेजेंट मेथोलॉजी है ऑफ बीइंग अंडर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, टॉप डाउन अप्रोच मे नॉट बी द आइडियल अरेंजमेंट as it will be the found wanting in term of close supervision at the execution level. So एक good control mechanism की हमें यहाँ पर आवश्यकता है, so that properly यहाँ पे कैडर किया जा सके, इन्हें मोटिवेट किया जा सके, फोकस किया जा सके और समय समय पर चेक एंड बैलेंस भी किया जा सके। देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा एडवाइस भी हमें दिया है कि हम अगर जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 की बात करें, जिसके आने के बाद से क्या हुआ, हमें 2020 में इसमें अमेंडमेंट्स देखने मिले और इसने एक रास्ता तैयार किया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के लिए, डीडीसीज के लिए, और इसकी वजह से हमें एक कंप्लीट 3 टायर सिस्टम यहाँ पर देखने मिल जाता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। ऑथर बोल रहे हैं इस लोकल सेल्फ गवर्नेंस का यहाँ पर इट शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर द लोकल बॉडीज, और वीडीजीज का यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इनको रिवाइव किया जा सकता है, इन पर इस तरीके से चेक एंड बैलेंस भी रखा जा सकता है। ऑल राइट, चलिए अब नाउ द क्वेश्चन मस्ट बी अराइज इन योर माइंड कि भाई पंचायती राज ही क्यों। देखिए जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो आप लोकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, और जब आप लोकल सिस्टम की बात कर रहे हैं यानी आप लोकल डायनेमिक्स और लोकल पीपल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दैट मीन्स लोकल लोगों को जो समझने में, उनकी सिचुएशन को समझने में जो सबसे अच्छा रोल यहाँ पर प्ले करता है वो होते हैं हमारे लोकल सेल्फ गवर्नेंस। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन अगर अराइज होता है, कोई भी जो चेंजेस अराइज होते हैं, इसको इमीडिएट अगर कोई रिस्पॉन्स कर सकता है तो दैट विल बी द पंचायत। इन एडिशन इफ विल से टू दीज कंपल्सरी फंक्शंस, पंचायत could be entrusted with the task of assisting the local police in an institutionalized manner, and this will create advantages such as expanding the stakeholders of the local population in security matters, a quality check on the character of VDG cadre during the selection stages, as well as monitoring their activities, how they are working, what they are doing, whether they are causing any negative impact, and in fact एक ओवरसाइट रखा जा सकता है, और फाइनली एक जो वीडीजीज को पूरी तरीके से चेक एंड बैलेंस में लाया जा सकता है। ऑल्सो ऑथर इज सेइंग दैट वीडीजीज शुड नेवर बी सक्ड इनटू प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस and tactical operation, and they must intended remain
confined to self defense and defenses and deterrence roles only. So what will happen कि कहीं पर आप इन्हें टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए मत भेजिए, इंटेलिजेंस के लिए मत भेजिए, दे शुड बी लिमिटेड। सेल्फ डिफेंस करिए और डिटरेंस रोल्स के लिए तैयार रखिए, सिर्फ यही इनका मकसद होना चाहिए। और जब इनके कार्य निर्धारित होंगे, जब इनके वर्क डिसाइडेड होंगे, क्लियरली होंगे, डिमार्केटेड होंगे, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि आपको इस तरीके के ह्यूमन राइट वायलेशन या जो भी एक्यूजिशन यहाँ पर लग रहे हैं वो कम देखने मिलेंगे और आप उस पर एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वी हैव टू ब्रांचेस, वन एट भोपाल एंड अदर वन एट इंदौर। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप भी आगामी परीक्षाओं में सफल हों तो यू शुड डेफिनेटली विजिट द राउज अकेडमी। ऑल्सो वी हैव अ ग्रेट न्यूज़ हेयर। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी MPPSC का मीन्स यहाँ पर क्वालिफाई किया है, वी आर कंडक्टिंग फ्री मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिसेस फॉर दैम at both the branches at Indore as well as in भोपाल। आप इस QR कोड को स्कैन कर कर बाकी की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। डेफिनेटली इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आप अपने साथियों को जो ऑलरेडी एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं उन्हें बता सकते हैं, बिकॉज इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। बिकॉज नो वन गोना मेक यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं वह अधिकारी जानते हैं कि उस सीढ़ी का सफ़र कैसे तय किया जाता है, और राव अकेडमी मेक श्योर करेगी कि ऐसे ही चयनित अधिकारी IAS IPS जैसे अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे मॉक इंटरव्यू के पैनल में और वो आपको बताएंगे कि आप भी अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे सक्षम कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को बिल्कुल फाइनलाइज कर सकते हैं कि यस आप पोस्ट लेकर ही रहेंगे। सो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भोपाल एज वेल एज इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ विच इज इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2 पॉलिटी। और यहाँ पर बात की जा रही है अगेन एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, जो कि लगातार न्यूज में बना हुआ है। अब देखिए हुआ क्या, हम यहाँ पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की यहाँ पर बात करें तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे थे। ठीक है, रिलैक्स कर दिए थे नॉर्म्स इन द केस ऑफ पैसिव यूथेनेशिया। सो नाउ द पॉइंट कम्स कि मैम व्हाट इज पैसिव यूथेनेशिया। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें सो पैसिव यूथेनेशिया में यहाँ पर क्या होता है कि सपोज इफ पर्सन इज मेडिकली इल एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, नाउ व्हाट विल हैपन। नाउ द गवर्नमेंट इज नाउ द पीपल आस्क कि अगर वो किसी भी तरीके से दवाइयों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर हैज ऑलरेडी सेड कि देयर इज नो चांस। ठीक है, जब तक सपोर्ट सिस्टम पे रहेंगे दे बी लिव, लेकिन जैसे ही सपोर्ट सिस्टम हटाएंगे इनकी डेथ हो जाएगी। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर, वाई दे आर इवन लिविंग। सो हम इनको ये जो कष्ट है ये दे ही क्यों रहे हैं। सो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बोलना है राइट टू डाई, और जिसकी वजह से कई बार इसे एक असिस्टेड सुसाइड भी बोल दिया जाता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सो पैसिव यूथेनेशिया एक एक्ट होता है और विद होल्डिंग और विदड्रॉइंग मेडिकल ट्रीटमेंट, mark my word what I am saying here, such as withholding or withdrawing life support system with the intention of allowing a person to die in case when he or she that person is not responding to any kind of medicine here. So this is also termed as the assisted suicide. All right, also when we talk about passive euthanasia it involves simply stopping life saving treatment, जो मैंने आपको बोला, या किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंसेंट आवश्यक हो जाता है, consent of the patient or a family member or a close friend representing that patient। वहीं अगर हम एक्टिव यूथेनेशिया की बात करें तो एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट लीगल इन सो मैनी कंट्रीज, इट इज लीगल इन फ्यू कंट्रीज। और अगर हम एक्टिव यूथेनेशिया की बात करें सो बेसिकली इट involves an active intervention to end a person's life with substances or any external force such as administering a lethal injections, right। so lethal injection या दूसरी किसी
चीज़ों की मदद से एक पर्सन को अलाउ कर रहे हैं कि नो मैटर वेदर यू आर आप हेल्दी हैं, बढ़िया हैं, सारा सब कुछ है, बट वंस दे हैव डिसाइडेड कि नो आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, सो इन दैट केस इस पूरी सिचुएशन को डाला जाता है एक्टिव यूथेनेशिया के केसेस में. So again I am repeating everything here कि when we are talking about active euthanasia and when we are talking about passive euthanasia, so there are two difference. पैसिव यूथेनेशिया की अगर हम बात करें तो देखिए ये डॉक्टर यहाँ पर असिस्ट कर रहा है, बट इन केस यहाँ पर विड्रॉल किया जा रहा है, विदहोल्ड किया जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट को इन केस जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो जाते हैं कि एक पर्सन जो कि किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सो फाइनली व्हाट हैपन, दे कैन डाई. वहीं लेकिन अगर हम एक्टिव यूथेनेशिया की बात करें यहाँ पर, सो एक्टिव यूथेनेशिया में हमें क्या कंडीशन देखने मिलेगी कि ये एक टाइप का असिस्टेड सुसाइड यहाँ पर होता है, राइट. सो दैट एक डॉक्टर होते हैं वो असिस्ट करेंगे, किसी भी तरीके की सेडेटिव्स या इंजेक्शन देंगे, लीथल इंजेक्शन देंगे, सो दैट पर्सन कैन टेक away his life. So this is the basic difference between active and passive euthanasia. So when we talk about India, so अगर हम बात करें, in a landmark judgment of the Supreme Court of India legalized the passive euthanasia in 2018 itself and stating that it was a matter of living will. तो right to die हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर जहाँ राइट टू लाइफ की बात की जा रही है, वहीं 21 के अंदर यहाँ पर राइट टू डाई भी दिया जा रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस 2018 जजमेंट, एन अडल्ट in his conscious mind is permitted to refuse medical treatment or voluntarily decide not to take medical treatment to embrace death in a natural way under certain condition. ठीक है, तो एक डिग्निफाइड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, देखिए हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी डेथ को क्या कर सकते हैं, एक नेचुरल वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है अगर कोई एडल्ट है, कॉन्शियस माइंड है उसका, तो उसको अधिकार है, वो रिफ्यूज कर सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या वो वॉलेंटरली डिसाइड कर सकता है कि नो दिस इज अ टाइम कि मैं किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में नहीं जाऊंगा और मैं अपनी डेथ को एम्ब्रेस करूंगा एज अ नेचुरल वे. बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस एट वेल. But it also laid down guidelines for living will made by terminally ill patient who beforehand know about their chances of slipping into a permanent vegetative state. So court specifically stated that dignity in a process of dying is as much as a part of right of life under article 21. To deprive an individual of dignity towards the end of life is depriving the individual of a meaningful existence. So these are certain very important words जो यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिखाई दिए थे. चलिए अगर हम बात करें, सो यहाँ पर डिग्निटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जा रही है ना. बोला जा रहा है कि हर ह्यूमन को क्या है, अधिकार है, वो चूज कर सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए. सो बहुत बार आप देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लिविंग विल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आया और इन्होंने बोल दिया कि क्या करना चाहिए, आप सभी को जिस तरीके से राइट टू लाइफ है उसी तरीके से राइट टू डाई भी है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस एंड गाइडलाइंस ऑल्सो. सो बिफोर वी मूव एनी फर्दर, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, यूथेनेशिया का एक केस था, बहुत चर्चा में रहा था, मैं नाम नहीं यहाँ पे आपको बोलूँगी, 2011 का यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया को जिसकी वजह से लाया गया था कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में दे दिया जाएगा. आपको मुझे उस केस का नाम बताना है. इट इज़ अ लैंडमार्क केस इन द इंडियन हिस्ट्री अगर हम बात करें जब बात आ जाती है यूथेनेशिया की. सो डू कमेंट द राइट आंसर. अब देखिए मुद्दा कहाँ पर आया, सेंटर ने यहाँ पर अपोज करना चालू किया कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल. ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को कैसे बोल सकते हैं कि वो एक बढ़िया कॉन्शियस माइंड में है और वो उसमें रहते हुए अपनी एक लिविंग विल लिख जाए कि भाई अगर कोई एक टर्मिनली इल कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर उसे आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पे रख दिया जाएगा, तो व्हाट शुड बी डन, है ना. सो दिस शुड नॉट बी डन एज पर द सेंटर. सेंटर का बोलना है ये लिविंग विल का आप कॉन्सेप्ट लेके ही क्यों आ रहे हैं यहाँ पर. सो इनफैक्ट सेंटर का एक यहाँ पर बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट भी आता है कि कई बार जब आप लिविंग विल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और उनको पेशेंट को एक चॉइस मिल जाता है कि वो क्या कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर, तो कई बार ये जो डिसीजन होगा ये शायद
एक तरीके से उनका सेल्फ डिसीजन नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं हैम्पर्ड दिखाई दे सकता है फैमिली मेंबर्स से इंस्पायर्ड हो सकता है किसी प्रेशर में आके वो उस तरीके की लिविंग विल लिख दें, और जिसकी वजह से हमें इसके मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं इन नियर फ्यूचर. सो बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग फर्दर, यू शुड कीप इन माइंड, अगर हम ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर बात करते हैं, सो आपको पता होगा बहुत न्यूज़ में था, नीदरलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द यूथेनेशिया एज वेल एज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, असिस्टेड सुसाइड इन अप्रैल 2002. इसके बाद बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग soon followed with a law legalized euthanasia in the same year. Then Switzerland allowed the assisted dying in the presence of doctor and physician. Then Canada also announced that euthanasia and assisted dying would be allowed for mentally ill patient. याद रखेंगे, कनाडा की जब हम बात करें तो इन्होंने बोला mentally ill patient by the March 2023. ठीक है. उसके बाद यूनाइटेड स्टेट आया, दे हैड अ डिफरेंट लॉ इन डिफरेंट स्टेट. यूथेनेशिया को अलाउड कर दिया गया कुछ स्टेट्स में, लाइक वॉशिंगटन, ओरेगॉन जैसी जगहों पर, कुछ जगह पर इसको अलाउ नहीं किया गया. सो दीज आर फ्यू ऑफ द चेंजेस. चलिए अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का नाउ और पहले, मतलब बेसिकली इन्होंने क्या समझाना चाहा है, इन्होंने ईज कर दिया. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अर्लियर क्या सिचुएशन थी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या क्लेरिफाई किया है. सबसे पहले लिविंग विल की बात कर लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले क्या होता था, इट वॉज नेसेसरी दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अटेस्ट और कंसर्टिंग अ लिविंग विल. अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, एन असिस्टेशन बाय अ नोटरी और अ गजेटेड ऑफिसर टू बी सफिशिएंट फॉर अ लिविंग विल. मतलब अब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है. एक अटेस्टेशन जो कि एक नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा बनाया जाएगा वो लिविंग विल के लिए काफ़ी है. दूसरा ये बात कर रहे हैं एक्सेस टू द लिविंग विल. एक्सेस में पहले क्या किया जा रहा था, दिस लिविंग विल वॉज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंसर्न्ड. नाउ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, दैट लिविंग विल अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड विच कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडियन हॉस्पिटल. क्योंकि आपको पता नहीं होगा ना कि भाई एक व्यक्ति के साथ क्या सिचुएशन हो गई और कहाँ पर जाके एडमिट है, तो इसका एक जो हमारा नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड है वहाँ पे इसका सबमिशन होना चाहिए. क्योंकि इन केस आप जैसे ही पेशेंट का नाम इंसर्ट करेंगे उससे रिलेटेड बाकी की डिटेल डालेंगे, सो आपकी स्क्रीन पर अगर उसने ऐसी कोई विल लिखी है तो वो आपके सामने आ जाएगी. आई होप ये दो डिफरेंस आपको यहाँ पर पहले तो क्लियर हो गए होंगे. थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरफाई किया है, दैट इज प्राइमरी बोर्ड टू एग्जामाइन द पेशेंट्स कंडीशन. पहले क्या होता था जी, प्राइमरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर नीड्स एटलीस्ट 4 एक्सपर्ट्स from general medicine, cardiology, neurology, nephrology, psychiatry or oncology with overall standing of at least 20 years. ठीक है. वहीं अगर हम बात करें, अभी क्या नॉर्म्स कर दिए, 3 डॉक्टर्स. पहली बात तो इंक्लूडिंग ट्रीटिंग फिजिशियन, भाई 3 डॉक्टर में एक तो वो हो जाएगा जो ऑलरेडी इसको ट्रीट कर रहा है इस समय पर, एंड 2 अदर डॉक्टर विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो ये 20 से घटकर कितना हो गया जी 5. ये नंबर 4 से घटकर कितना हो गया, सिर्फ 3. तो ये बोल रहे हैं 3 साल 3 डॉक्टर्स यहाँ पे चाहिए, जिनमें से एक जनरल फिजिशियन हो सकता है जो इस व्यक्ति को ट्रीट कर रहा है, एंड देयर विल बी 2 अदर डॉक्टर्स विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्पेशलिटी विल कंप्राइज द प्राइमरी बोर्ड ऑफ द डॉक्टर. आप देखिए नॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने और इजी कर दिया और डिफाइंड. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट डिफरेंस हमें देखने मिल जाएगा टाइम टेकन टू डिसाइड. पहले क्या था, इन 2018 जजमेंट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी आउटर लिमिट ऑन विड्रॉवल ऑफ द ट्रीटमेंट. लेकिन अब प्राइमरी सेकेंडरी बोर्ड टू डिसाइड विद इन 48 आवर्स, मतलब आपको 48 घंटे में इस बोर्ड को, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें 3 डॉक्टर इसको कंप्राइज करेंगे विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये डिसाइड करेंगे विद इन 48 आवर्स ऑन विड्रॉवल और द फ्यूचर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी बोर्ड की बात करें, अर्लियर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंडरी बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट, बट नाउ हॉस्पिटल मस्ट इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंडरी बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट. इन केस कई बार इन 3 के बीच में एक डिसीजन नहीं आ पाता है, एक समान मत पर नहीं आ पाते हैं, तो एक सेकेंडरी बोर्ड को यहाँ पर बनाया जाएगा, सो दैट व्हाट इट विल डू, इट कैन चेक आउट और फर्दर एक नया डिसीजन
लेकर आया जा सके। सो आई होप ये पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, so it's a time for current oriented one liners, and first news is ITBP won third consecutive title in 12th edition of National Ice Hockey Championship for the third time in a row. The Indo-Tibetan Border Police has won the National Ice Hockey Championship 2023. An MOU signed by Agriculture Ministry to develop national interactive digital platform. Next, Union Minister Bhupendra Yadav launched the Save Wetland campaign in Goa. The campaign has been launched for wetland conservation and affirmative actions for wetland conservation at all levels of society. Under this campaign, citizen partnership will be built for the conservation of wetland. The campaign will be conducted over the next 1 year. Next and last news is CGI DY Chandrachud administered oath to five new Supreme Court judges on 6th of February. These five new judges are Pankaj Mittal, Sanjay Karol, PV Sanjay Kumar, Ashanuddin Amunullah, and Manoj Misra, sworn in during the swearing in ceremony held at Supreme Court premises. With the appointment of these five judges, the total strength of the apex court has increased to 32, which is two judges short of full strength. So, आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.